तो मई 2025 तक 11,700 से ज्यादा एक्टिव सैटेलाइट्स ऊपर हैं। और आपको पता है, सिर्फ 2024 में ही 2,800 से ज्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए थे, यानी हर 34 घंटे में औसतन एक। अकेले स्टारलिंक के पास इनमें से 60% से ज्यादा सैटेलाइट्स हैं, जिनमें लगभग 7,300 असल में काम कर रहे हैं। और ये देखिए, 2050 तक लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि ऑर्बिट में 100,000 सैटेलाइट्स हो सकते हैं। इस गेम के बड़े खिलाड़ी, खैर, स्पेस एक्स, स्टारलिंक, अमेज़न, कीपर और वन वेब जैसी प्राइवेट कंपनियां हैं। फिर राष्ट्र राज्य हैं, जिनमें चीन अपने कॉन्स्टलेशन प्रोग्राम्स के साथ बहुत जोर लगा रहा है। समस्या यह है कि रेगुलेशन इस तेजी से हो रही ग्रोथ के साथ तालमेल नहीं बिठा पाई है। खासकर लो अर्थ ऑर्बिट जैसे ऑर्बिटल जोन में चीजें, ईमानदारी से कहूं तो, बहुत ज्यादा भीड़भाड़ वाली होती जा रही हैं। केसलर सिंड्रोम नाम की एक चीज है। यह मूल रूप से एक चेन रिएक्शन है, जहां एक टक्कर से मलबा बनता है और वह मलबा और भी ज्यादा टक्करें पैदा करता है। यह पूरे ऑर्बिट्स को बेकार कर सकता है, जो अगर आप इसके बारे में सोचते हैं तो थोड़ा डरावना है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के अनुसार 1.2 मिलियन से ज्यादा मलबे के टुकड़े 1 सेंटीमीटर से बड़े हैं और 50,000 से ज्यादा टुकड़े 10 सेंटीमीटर से बड़े हैं। ये छोटे छोटे टुकड़े भी 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रहे हैं, इतनी तेज कि एक सैटेलाइट को पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। 500 से 600 किलोमीटर के बैंड में सैटेलाइट्स को हर साल लगभग 30 बार करीबी टक्करों का सामना करना पड़ता है। और आपको पता है, हर बार जब उन्हें मलबे से बचना होता है तो वे ईंधन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनकी उम्र कम हो जाती है और जीपीएस जैसी सेवाओं में गड़बड़ी हो सकती है। तो 2024 में 1,200 से ज्यादा ओवन ऑब्जेक्ट्स ने फिर से एंट्री की। इनमें से ज्यादातर वास्तव में जल जाते हैं, लेकिन आपको पता है, कुछ बड़े टुकड़े पृथ्वी तक पहुंच सकते हैं और इससे जमीन पर खतरा पैदा होता है। यह ऊपरी वायुमंडल में धातु प्रदूषण में भी योगदान देता है। स्टारलिंक की लगभग 550 किलोमीटर की ऑर्बिटल ऊंचाई, खैर, यह लो अर्थ ऑर्बिट में भीड़ को बढ़ाती है और यह पूरा क्लस्टर, यह सीधे टक्करों और विखंडन की घटनाओं दोनों की संभावना को बढ़ाता है। सैटेलाइट्स सूरज की रोशनी को दर्शाते हैं, जिससे टेलीस्कोप की तस्वीरों में ये चमकीली धारियां बन जाती हैं। लंबी एक्सपोजर स्टडीज, जैसे उदाहरण के लिए गैलेक्सीज, डार्क मैटर और एक्सोप्लैनेट्स की, सभी बाधित हो जाती हैं। वेरा रूबिन ऑब्जर्वेटरी जैसी वेधशालाएं असल में इससे बुरी तरह प्रभावित होती हैं। इन मेगा कॉन्स्टेलेशंस के साथ महत्वपूर्ण पर्यावरणीय और नियामक चुनौतियां आती हैं। मलबे का प्रबंधन करना, प्रदूषण को रोकना और अंतरिक्ष में सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करना, ईमानदारी से कहूं तो पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सैटेलाइट्स, आपको पता है, वे असल में ये अनचाहे रेडियो सिग्नल छोड़ते हैं, जिन्हें यूईएमआर कहते हैं। और खैर, ये सिग्नल पल्सर, ब्लैक होल या यहां तक कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन जैसे धुंधले ब्रह्मांडीय स्रोतों का पता लगाने में वाकई बाधा डाल सकते हैं। रेडियो शांत क्षेत्र, ईमानदारी से कहूं तो, सैटेलाइट के शोर के खिलाफ प्रभावी नहीं है। स्क्वायर किलोमीटर एरे या एसकेए जैसे बड़े प्रोजेक्ट असल में खतरे में हैं। फ्रीक्वेंसी शील्डिंग, यह बहुत महंगा है और वाकई जटिल है। और सॉफ्टवेयर फिल्टरिंग ज्यादातर समय यह काम नहीं करता। तो अब खगोलविद सुझाव दे रहे हैं कि हम रेडियो टेलीस्कोप को चंद्रमा के दूर वाले हिस्से पर रखें, उन सभी पृथ्वी आधारित सिग्नलों से बहुत दूर। रॉकेट, खैर, वे कार्बन डाइऑक्साइड कालिक और एल्यूमिनियम ऑक्साइड छोड़ते हैं। यहां तक कि तथाकथित ग्रीन फ्यूल जैसे लिक्विड हाइड्रोजन अंततः जल वाष्प छोड़ते हैं, जो ईमानदारी से कहूं तो ऊंचाई पर काफी समस्याग्रस्त होता है। एल्यूमिना और क्लोरीन जैसे कण स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर में ऊपर उठते हैं। वे ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं, जो पृथ्वी को यूवी रेडिएशन से बचाता है। वायुमंडलीय रसायन विज्ञान और परिसंचरण में भी बदलाव होता है, जो आपको पता है, अप्रत्याशित तरीकों से जलवायु परिवर्तन को तेज कर सकता है। वातावरण में जलते हुए सैटेलाइट धातु की धूल छोड़ते हैं, खासकर एल्यूमिनियम। 2050 तक एल्यूमिनियम ऑक्साइड में 650% की वृद्धि का अनुमान है।
चिंताओं में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कमजोर होना, ब्रह्मांडीय विकिरण के संपर्क में वृद्धि और ध्रुवीय बादल का निर्माण शामिल है, जो मौसम और तापमान संतुलन को बाधित करता है। तो जब हम मौजूदा स्थिति को देखते हैं तो ईमानदारी से कहूं तो कुछ काफी महत्वपूर्ण नियामक कमियां हैं। नियम अंतरिक्ष में चीजों के इतनी तेजी से बदलने के साथ तालमेल नहीं बिठा पाए हैं। यह स्पष्ट है कि हमें मजबूत, ज्यादा अप टू डेट नियमों की जरूरत है। और हां, अंतरिक्ष को सभी के लिए सुरक्षित और टिकाऊ बनाए रखने के लिए वैश्विक सहयोग पर एक वास्तविक जोर देने की जरूरत है। मौजूदा ढांचा असल में 1967 की आउटर स्पेस ट्रीटी पर आधारित है। इसे असल में कमर्शियल मेगा कॉन्स्टेलेशंस या इस तरह के अंतरिक्ष तक बड़े पैमाने पर पहुंच के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। कुछ दिशा निर्देश हैं, जैसे उदाहरण के लिए सैटेलाइट्स को 25 साल के भीतर डीऑर्बिट करना, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो वे अनिवार्य नहीं हैं। और खैर, कोई वैश्विक निकाय नहीं है जो उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करता हो। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन या आईटीयू जैसे संगठन स्पेक्ट्रम आवंटन को संभालते हैं। फिर यूएन कॉप्यूअस है, जो आउटर स्पेस के शांतिपूर्ण उपयोगों पर समिति है, जो अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर काम करती है। लेकिन आपको पता है, हमें इन सभी समूहों के बीच बेहतर समन्वय की अभी भी जरूरत है। तो सहयोग की वास्तव में जरूरत है। आपको पता है, अंतरिक्ष यातायात प्रबंधन, ऑर्बिटल मलबे की सफाई, समन्वित डीऑर्बिट योजनाओं और खगोलीय सुरक्षा समझौतों जैसी चीजों पर भी। विशेषज्ञ, उदाहरण के लिए आरोन बोली, असल में लॉन्च पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। स्पेस एक्स जैसी कंपनियों की भी आलोचना की जा रही है, स्थिरता से ज्यादा गति को प्राथमिकता देने के लिए। मानवता, ईमानदारी से कहूं तो, एक ऑनऑर्बिटल संकट के करीब पहुंच रही है। अनियंत्रित वृद्धि का मतलब है केसलर सिंड्रोम, खगोलीय अंधापन और पर्यावरणीय गिरावट जैसी चीजों का जोखिम। वैज्ञानिक समुदाय सभी से टिकाऊ अंतरिक्ष नीतियों, लागू करने योग्य अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और उद्योग की जिम्मेदारी के लिए आग्रह कर रहा है। तत्काल वैश्विक सहयोग के बिना हम दुर्भाग्य से एक ऐसे भविष्य का सामना कर सकते हैं जहां अंतरिक्ष दुर्गम हो जाता है और वैज्ञानिक प्रगति धीमी हो जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम अब स्वतंत्र रूप से ब्रह्मांड का अन्वेषण नहीं कर सकते।